जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रश्मि। चलिए हम नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर के रतनपुर तखतपुर को 25 करोड़ 90 लाख रुपए की सौगात। 4 ऐतिहासिक तालाबों का होगा कायाकल्प। तोखन साहू की पहल रंग लाई, तालाबों के संरक्षण को मिली मंजूरी। बिलासपुर बाढ़ चुनाव में 49 प्रत्याशी मैदान में। 25 जुलाई को वोटिंग। अध्यक्ष और सचिव पद पर कांटे की टक्कर। चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। बिलासपुर में सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। दिल्ली पुलिस की कार्यवाही विरोध में उठी आवाज। बिलासपुर केंद्रीय जेल में फिर कैदी की मौत। सीने में दर्द के बाद सिम्स में तोड़ा दम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे गंभीर सवाल। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। रतनपुर की ऐतिहासिक जल धरोहरों को अब नई पहचान और नई जिंदगी मिलने जा रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रयासों से मिशन अमृत सिटी 2.0 के तहत रतनपुर और तखतपुर के 4 प्रमुख तालाबों के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण के लिए करीब 25 करोड़ 90 लाख रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत रतनपुर के रत्नेश्वर तालाब के लिए लगभग 9 करोड़ 50 लाख, कृष्णार्जुनी तालाब के लिए 7 करोड़ 50 लाख, दनिहा तालाब के लिए 4 करोड़ 50 लाख और तखतपुर के टोन्ही तालाब के लिए करीब 4 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 5 वर्षों तक संचालन और संधारण का भी प्राविधान रखा गया है। तोखन साहू ने कहा कि रतनपुर की पहचान उनके प्राचीन तालाबों, मंदिरों और समृद्ध विरासत से जुड़ी है। इन जल स्रोतों का संरक्षण केवल विकास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प है। इस पहल से जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पर्यटन को भी नई मजबूती मिलेगी। 5 तालाब है कि 4 तालाब? 4 तालाब के लिए लगभग 26 करोड़ रुपया उसके तालाब गहरीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए आज ही स्वीकृत मिला है। एक रतनपुर में डीएसपी भवन माने 13 करोड़ 100% केंद्र सरकार के पैसे से बनने वाला, राज्य सरकार केवल जमीन देगी, वो भी मैंने स्वीकृत कराया। यानी रतनपुर की जो गौरव है, जो प्राचीन उनकी गौरव है, वह उस रूप में आगे बढ़े, ऐसा उसके लिए भी प्रयास मैं कर रहा हूँ। नगर पालिका परिषद बोदरी में लंबे समय से प्रतीक्षित एल्डरमैनों की नियुक्ति के बाद सोमवार को दानवीर भामाशाह साहू भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 5 नवनियुक्त एल्डरमैनों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर नगर विकास और जन सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। समारोह में सुनील मलघानी कट्टी, बलदेव गिरी गोस्वामी, घासी श्रीवास, देवेंद्र कौशिक और ज्योति कुलदीप ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने सभी एल्डरमैनों को शपथ दिलाई।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल पद संभालना नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। वहीं भूपेंद्र सवन्नी ने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नगर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। शपथ के बाद नवनियुक्त एल्डरमैन सुनील मलघानी कट्टी ने भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए नगर की मूलभूत समस्याओं के समाधान, विकास कार्यों में तेजी और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया। समारोह में सभी एल्डरमैनों का पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने नगर के समग्र विकास की उम्मीद जताई। नगर पालिका हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई है और अब पहले नगर पंचायत के उसमें पैसा आते थे, अब नगर पालिका के हिसाब से पैसे आ रही है, तो निश्चित रूप से राशि भी ज़्यादा मिल रहा है और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी पूरी कर रहे हैं। मुख्य रूप से 3-4 समस्याएं होती है, सड़क है, पानी है, बिजली है, नाली है, खेल का मैदान है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की रहेगी। शिवनाथ नदी से अमृत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान मिली और उसके बाद में काम शुरू हुए। आप टंकी देख रहे हैं, टंकी बन करके तैयार है। हमारा नदी का भी काम हो गया है, केवल लाइन जोड़ना है और ट्रायल में है और शिवनाथ नदी से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यहाँ के लोगों को मिलेगी। उसके साथ में जो नगर के आवश्यकता है उसके अनुरूप यहाँ का विकास कर रहे हैं। पहले तहसील कार्यालय बिल्हा जाते थे, हमने तहसील कार्यालय यहाँ खुलवाया, अब तहसील कार्यालय हमारे यहाँ हो गए। अस्पताल हमारा पीएससी है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको घोषणा कराए हैं कि सीएससी के लिए आने वाले बजट में वो हो जाएगा। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जो नगर की सफाई वगैरह जो है अव्यवस्थित है और जो काम भ्रष्टाचार वगैरह हो रहे हैं उनके खिलाफ मैं आंदोलन छेड़ूंगा और काम नगर में अच्छा हो। यहाँ रोड बन रहे हैं, उखड़ जा रहे हैं और सिर्फ भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे है। जो झाड़ू साहब का अध्यक्ष है आज तक ऑफिस में बैठा ही नहीं है। मैडम जी, मेरी प्राथमिकता रहेगी जनता के बीच में वो आए और बैठे, यहाँ तो फिर नगर पालिका परिषद में मत आए। यहाँ इस्तीफा दे दे अगला वो, भाई उनके पति ने तो चलाएंगे नहीं। नियम है, 1.5 साल हो गया उनको बने हुए, 1.5 साल में एक दिन नगर पालिका परिषद में वो नहीं बैठी है और कहीं भी किसी वार्ड में उन्होंने ना भ्रमण किया है ना कुछ किया है, क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और उनके पति द्वारा मनमानी की जाती है। उनकी मनमानी को मैं खत्म करूंगा और जनता के बीच में जाके ये संदेश दूंगा करके कि ये क्या काम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये लोग बेजा कब्जा क्या चीज, हर जगह में इन लोग का भ्रष्टाचार पड़ा हुआ है। नगर पालिका के बगल में जस्ट जो रास्ता में जाने वाला उनको भी ये लोग भेज दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, बाउंड्री वॉल करके तो कर दिए। हाल ही में हुई भारी बारिश और जल भराव के कारण बिलासपुर जिले के कई उचित मूल्य राशन दुकानों में पानी घुस जाने से दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। दुकानों में रखा खाद्यान्न, आवश्यक अभिलेख, फर्नीचर तथा अन्य सामग्री भीगकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस संचालन भी प्रभावित हुआ। इस संबंध में जिला प्रशासन ने प्रभावित राशन दुकानों की तत्काल जांच और राहत उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मांग पत्र में कहा गया है कि जिले के सभी प्रभावित उचित मूल्य दुकानों का तत्काल सर्वे कराया जाए तथा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और अन्य सामग्री का नुकसान का आकलन कर शासन को प्रतिवेदन भेजते हुए उचित क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के संबंध में विभागीय दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है, ताकि राशन दुकानदारों को किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जिला प्रशासन से राज्य शासन को पूरे मामले से अवगत कराकर प्रभावित दुकानदारों को शीघ्र राहत दिलाने के लिए आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया गया है। दुकानदारों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिससे उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। 2 दिन पहले जो आपदा आया था पानी में, वो काफ़ी सारा नुकसानदायक हुआ राशन दुकानों में। सभी दुकानों में मतलब शहरी और ग्रामीण मिला के 40-50 दुकान ऐसे हैं कि जिसमें जल पूरा तरह के दुकानों में घुस गया था और जितना चावल रखा हुआ था, शक्कर, नमक सब पानी में ख़राब हो चुका है। तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए,
क्योंकि यह दुकानदारों की मतलब गंभीरता को देखते हुए और ना कि दुकानदारों की गलती, ये प्राकृतिक आपदा से हुआ है, तो इसका हम यही चाहेंगे कि हमकी हमारी भरपाई की जाए। इसमें जो बैमन नगोई में हुआ उसमें 200 कुंटल हुआ है, टिकरापारा में हुआ है 50-60 कुंटल हुआ है, मस्तूरी में भी हुआ है 30-40 कुंटल हुआ है। अब से कई सारे दुकानदार हैं, इसमें अलग अलग मात्रा में है, तो इसका अनुमान अभी नहीं लगा पा रहे हैं, बाकी नुकसान काफ़ी मात्रा में हुआ है। बैमा में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है भैया। बैमा की तो स्थिति मतलब गर्दन तक पानी आ गया था, उसके चक्कर में पूरा नुकसान हो गया उनके दुकानों के, तो पूरा ज़्यादा। तहसील कार्यालय बिलासपुर में पदस्थ 3 लिपिकों की आरबीसी 6-4 प्रकरण में गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ राज्य लिपिक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर लिपिकों के खिलाफ दर्ज प्रकरण समाप्त करने तथा वास्तविक दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि लिपिकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं रोकी गई तो राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। संघ के अनुसार तहसील कार्यालय में कार्यरत सहायक ग्रेड 2 नरेंद्र कुमार कौशिक, हरिशंकर राठौर और गरीब राम बिंझावर को सरकंडा थाना पुलिस आरबीसी 6-4 से जुड़े एक प्रकरण में बयान के नाम पर थाने ले गई। आरोप है कि बिना किसी वैधानिक नोटिस के उन्हें 2 से 3 दिनों तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई और बाद में जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां संदेह के आधार पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। लिपिक संघ का कहना है कि आरबीसी 6-4 के तहत सर्पदंश अथवा जहरीले जीव के काटने से मृत्यु के मामलों में संपूर्ण जांच, सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया पुलिस पटवारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के माध्यम से पूरी होती है। सर्पदंश के मामले में हमारे 3 साथियों को, तहसील के जो लिपिक है हमारे, उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, शासकीय कर्मचारी हैं, उनको गिरफ्तार या कुछ करने के पहले विभाग का परमिशन लेना पड़ता है। पुलिस ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा, बिना परमिशन के सिर्फ पूछताछ के लिए। जबकि सर्पदंश का जो मामला है, राजस्व विभाग में ये प्रक्रिया है कि वो पूरी कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद संबंधित लिपिक के पास पहुंचता है और लिपिक सिर्फ उसका प्रस्तुत करता रहता है। निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जो है वो संबंधित अधिकारियों को रहता है, वो निर्णय लेंगे, उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया होती है। इसमें लिपिक की जिम्मेदारी ही मतलब बड़े बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में हमारे तीनों लिपिक साथियों को वहाँ पे आज पुलिस की प्रक्रिया पे भी हमारा प्रश्न है कि जब आपने पूछताछ के लिए बुलाया था, हमारे साथी सहयोग करने के लिए गए थे, लेकिन सहयोग करने गए हैं उसके बाद आप उनको अरेस्ट कर लिए। ये बिल्कुल न्यायालयीन प्रक्रिया के विरुद्ध है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में यदि हमारे साथियों के साथ अन्याय हुआ तो मान के चलिए कि पूरा हम लोग प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। लिपिकों की भूमिका केवल न्यायालयीन प्रकरण दर्ज करने और पीठासीन अधिकारी के आदेशों का पालन करने तक सीमित रहती है। आदेश, परीक्षण और स्वीकृति का अधिकार वरिष्ठ अधिकारियों के पास होता है। संघ ने यह भी दावा किया कि तहसील कार्यालय में आरबीसी 6-4 के कई मामलों में दस्तावेज तैयार करने का कार्य एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा किया जाता था, जबकि लिपिक केवल अधिकारियों के निर्देशानुसार रिकॉर्ड संबंधी औपचारिकताएं पूरी करते थे। ऐसे में उन्हें आरोपी बनाना अन्यायपूर्ण है। लिपिक संघ ने मांग की है कि निर्दोष कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण समाप्त कर वास्तविक जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ जांच की जाए। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि तहसील कार्यालय के अन्य लिपिकों के खिलाफ भी एफआईआर की कार्यवाही जारी रही तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि,
उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। 25 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 26 जुलाई को मतगणना के बाद नई कार्यकारिणी का फैसला सामने आएगा। सबसे दिलचस्प मुकाबला अध्यक्ष और सचिव पद पर देखने को मिलेगा, जहां कई दिग्गज उम्मीदवार आमने सामने हैं। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 25 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। चुनाव अधिकारी ARK राव और उनकी टीम ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस बार कुल 49 प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए अनुराग वाजपेयी, चंद्रशेखर वाजपेयी, संदीप कुमार द्विवेदी और TR निराला के बीच सीधा मुकाबला होगा। वहीं सचिव पद सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जहां अश्वनी जायसवाल, लोनिया ज्ञानेश्वर सिंह, हरिनाम भरत सिंह, कमल किशोर सिंह, राकेश कुमार चौबे, विवेक पांडे और एकमात्र महिला प्रत्याशी नुपुर पाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे यहाँ सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन में शंकर जी के लिए हम लोग आज यहाँ पे पूजा रखे थे और ये पूजा मतलब एक तरह से हमारे पूरे अधिवक्ता संघ की सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, हमारे अधिवक्ता साथियों के विकास के लिए, सब के लिए ये पूजा रखी गई है। और मन में लोगों के मान्यताएं रहती है, वैसी हमारी भी मान्यता है, मांग है, मतलब शंकर जी से अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि सभी हमारे जो बाहर के लोग हैं उनके कष्टों को दूर करें, सभी अधिवक्ताओं के कष्टों को दूर करें, उनको विकास की राह पे लाएँ। इस कारण से ये आज प्रार्थना करते हुए ये पूजा रखी गई है। देखिए, चुनाव की बात जहाँ तक है तो निश्चित रूप से मेरी पहली प्राथमिकता तो जूनियर लोग के लिए जो है उनके लिए पैसे की व्यवस्था, जो स्टाइपेंड वगैरह की बात चल रही है वो है, और सबसे बड़ी बात है उनके बैठने की व्यवस्था की। जूनियर लोग के लिए मैं चैम्बर की सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ, उनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। उसके अलावा हमारे प्रोटेक्शन एक्ट है जो अधिवक्ताओं का सुरक्षा के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। और पार्किंग आप देख रहे हैं हमारे यहाँ सबसे वो है, तो पार्किंग के लिए भी व्यवस्था करूँगा कि कुछ नए सुझाव से और अधिवक्ताओं के सुझाव के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से जूनियर अधिवक्ताओं के लिए तो पहला है, इसमें कोई शक नहीं है, और फिर सुरक्षा अधिवक्ताओं की वो दूसरा है। और इन सबसे भी बढ़कर एक चीज़ है, मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं सम्मान कम हो रहा है अधिवक्ताओं का, तो उनके आत्मसम्मान के लिए मैं संघर्ष जरूर करूंगा, चाहे जो हो जाए। तो ये मेरे मन में सोच था। हमारे समय जब हम थे 2009 में सचिव, उस समय बहुत सारी बातें जो उस समय के हैं लोग जानते हैं। आज थोड़ा सा स्थिति में परिवर्तन दिख रहा है, तो अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई तो लड़ेंगे अब। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कनिष्ठ महिला उपाध्यक्ष पद के लिए दीपाली मजूमदार और राधा रजक के बीच सीधा मुकाबला होगा। सामान्य कार्यकारिणी के 11 पदों पर 11 उम्मीदवार निर्विरोध मैदान में हैं। महिला कार्यकारिणी सदस्य के लिए 3 महिला अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए गायत्री सुमन, लीना अग्रहरी, संध्या पांडे और श्वेता शास्त्री के बीच मुकाबला होगा। सह सचिव, ग्रंथालय सचिव तथा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव पदों पर भी कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिससे अधिवक्ता संघ का चुनाव इस बार काफी रोचक माना जा रहा है। 2026 का निर्वाचन होने जा रहा है, जो कि 2028 तक के लिए रहेगा। इस निर्वाचन में लगभग 49 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कुल 14 पद हैं और सबसे जो प्रमुख पद होता है अध्यक्ष का, सचिव का, कोषाध्यक्ष का, इन सारे पदों में अभी जो जिला अधिवक्ता संघ का एक रुझान दिख रहा है कि अध्यक्ष वही बनेगा जो वरिष्ठ हो, और वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाने का जिला अधिवक्ता संघ की जो परंपरा है वो इस वर्ष भी बरकरार रहेगी। और सचिव के लिए 8 लोग हैं, उसमें भी आपस में एक दूसरे में बहुत अच्छी सामंजस्य बना के चुनाव लड़ा जा रहा है। अब ये पूरा खेल जिला अधिवक्ता संघ के सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्यगण का, अधिवक्ताओं का और हमारे जो कनिष्ठ अधिवक्ता साथीगण हैं उनके विवेक के ऊपर निर्भर है, और वे सभी कैसे इस चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व लाएंगे यह उनको अच्छी तरह से मालूम है। और यह जो चुनाव है जिला अधिवक्ता संघ परिवार का एक पारिवारिक चुनाव है। यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं उसको जिला अधिवक्ता संघ अपना मुखिया मान के चलता है, और उनके द्वारा जो भी जिला अधिवक्ता संघ के
विकास में जो कार्य हो सकता है, जिला अधिवक्ता संघ के जो साथियों के लिए जो किया जा सकता है, उनको सभी शिरोधार्य करते हैं। और जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्यगण हमेशा अपने वरिष्ठ साथी को ही चुनते हैं, जिससे उनको पूरा जो अनुभव है वो उनको पता रहता है कि कनिष्ठ के साथ क्या, उससे बात क्या और वरिष्ठता के साथ क्या। तो जिला अधिवक्ता संघ में इस बार के चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष पद वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए ही चुना जाएगा और ये सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आशीर्वाद हम सभी जूनियर अधिवक्ताओं को मिलेगा। 25 जुलाई को 10 बजे से शुरू होकर शाम को 5 बजे तक चलेगा और दूसरे दिन चुनाव की मतगणना होगी और उसके बाद मतगणना की गिनती करते करते ऐसा हमें लग रहा है कि शाम 5 बजे तक सारे रुझान क्लियर हो जाएंगे। 25 जुलाई को होने वाले मतदान के बाद 26 जुलाई को मतों की गिनती होगी और उसी दिन जिला अधिवक्ता संघ की नई टीम का फैसला हो जाएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि अध्यक्ष समेत अहम पदों पर जीत का ताज किसके सिर सजेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित जीटीबी जैन कोर्ट रेसिडेंशियल सोसाइटी में बाउंड्री वॉल तोड़े जाने को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बीजेपी पार्षद जय वाधवानी सहित 4-5 लोगों के खिलाफ सरकंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। प्रबंधन का आरोप है कि 17 जुलाई की सुबह बिना किसी वैधानिक अनुमति के जेसीबी से जबरन बाउंड्री तोड़ी गई, जिसके परिणाम स्वरूप हुई तेज बारिश का पानी सीधे सोसाइटी परिसर में घुस गया। इस घटना से सोसाइटी के इलेक्ट्रिकल रूम, लिफ्ट, गैस बैंक और आरओ प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे रहवासियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। रहवासियों ने घटना का वीडियो साक्ष्य के तौर पर पुलिस को सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के जोरहा भाटा स्थित पैड पॉइंट दुकान पर वन विभाग की राज्य उड़नदस्ता टीम और बिलासपुर वन परिक्षेत्र ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक बड़ी तस्करी का खुलासा किया है। वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त दुकान में प्रतिबंधित वन्य जीवों की अवैध बिक्री की जा रही है, जिसकी पुष्टि के लिए एक कर्मचारी को डमी ग्राहक बनाकर भेजा गया। जैसे ही 1500 रुपए में कछुआ खरीदने का सौदा पक्का हुआ, टीम ने दुकान पर दबिश देकर अनुसूची 1 के तहत संरक्षित 4 दुर्लभ भारतीय छतदार कछुए बरामद कर लिए। आरोपी संचालक ने पूछताछ में कबूल किया कि वह इन कछुओं को नागपुर से लाकर यहां बेचता था, जिसके बाद वन विभाग ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए नागपुर के वन अधिकारियों को भी सूचित कर दिया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के गंभीर उल्लंघन में गिरफ्तार संचालक को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 49 पर जल भराव की समस्या को लेकर शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किए गए चक्का जाम के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रदर्शन के दौरान करीब 4 घंटे तक हाईवे पूरी तरह बाधित रहा, जिससे एम्बुलेंस सहित सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बार-बार समझाइश देने के बावजूद सड़क से नहीं हटने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी रुख अपनाते हुए 5 नामजद लोगों समेत अन्य ग्रामीणों पर आवागमन बाधित करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसी विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र में धुआं गांव है, जहां पे बरसात की वजह से जल भराव की समस्या हुई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गलत तरीके से नेशनल हाईवे को काफी लंबे समय से जाम कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पे गांव के 5 अन्य लोगों के जो थाना सिरगिट्टी में गलत तरीके से नेशनल हाईवे जाम करने के लिए अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र उनको गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक,
नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण वैज्ञानिक, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाए जाने की घटना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की समिति से कराई जाए। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। ज्ञापन में कहा गया है कि सोनम वांगचुक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन पर बैठे थे। आरोप लगाया गया है कि 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जबरन मंच से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। ज्ञापन में इस कार्यवाही को असंवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि घटना की स्वतंत्र जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा सोनम वांगचुक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि उनके स्वास्थ्य या अधिकारों के साथ किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो विभिन्न आदिवासी एवं सामाजिक संगठनों द्वारा देश भर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हम लोग आए थे आज जो सोनम वांगचुक जी जो देश के एक तरह से रत्न हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, जो आज छात्र हित में, युवाओं के हित में दिल्ली के जंतर मंतर में 20 दिन से आंदोलन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और सरकार ने, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने जिस तरह से उनके साथ उनको घसीट करके अपमानजनक तरीके से लेके गए हैं, उनकी हम निंदा करते हैं और उन्हीं के समर्थन में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। आज देश की जो स्थिति है वो एक तरह से तानाशाही जैसा चल रहा है। लोग स्वतंत्र रूप से प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की हम निंदा करते हैं और सोनम वांगचुक जी के साथ हमारा पूरा भारत देश का युवा और हमारा ट्राइबल मूवमेंट पूरा उनके साथ है। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 41 तोरवा क्षेत्र में इन दिनों गंभीर जल संकट और प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि सुबह के समय नलों में आने वाले पानी में भारी गंदगी और कीड़े निकल रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। निवासियों का कहना है कि लंबे समय से जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और नगर निगम की ओर से पानी की टंकियों को भी समय पर सफाई नहीं कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि इस दूषित पानी की आपूर्ति से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर भी प्रशासन इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रहा है। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जल आपूर्ति को पूरी तरह साफ और सुरक्षित नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सवेरे जब मैं पानी भर रहा था तो छन्नी में भर रहा हूँ, जिसका वीडियो बनाया हूँ, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा ध्यान से देखा हूँ तो मेरे को कीटाणु चलते हुए नजर आया, तो मैं उसको वीडियो बनाया हूँ। अब ये किस कारण हो सकता है, किस बीमारी फैल सकता है बच्चे लोगों को, क्या किया जाए, या टंकी के सफाई से भी हो सकता है, जिसमें आप वीडियो बनाया हो उसमें आप देख भी सकते हो साथ साथ चलते हुए मोबाइल से। वही देखिए, ये पीने का पानी है ना, ये कीटाणु हम छान के, छन्नी से छान के भी इसको इस्तेमाल किस हिसाब से करें, कैसे बीमारी हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है ना। भाई इसको कैसे पिए और कैसे इसको इस्तेमाल करें। अरे बच्चे लोग पिएंगे तो इसका तो बीमारी बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। देख लीजिए कितना मतलब उसमें कीटाणु चल रहे हैं, किस हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। तुरंत बीमारी का उसका कोई इलाज कहाँ से करवाएंगे हम लोग इलाज। आप खुद समझ सकते हैं कि इस पानी को पीने से क्या होगा, है आप लोग बताएंगे इसके बारे में। डॉक्टर इसका क्या वो बस कर रहा है, पानी वाला जो सप्लाई कर रहा है वो कुछ डाले उसमें, क्लोरीन है जो भी है उसमें,
हम ऐसे पियेंगे तो क्या होगा हमारा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजे के नाम पर हुए 17 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब एसडीएम और तहसील कार्यालय के 3 कर्मचारी को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इन लोगों ने मिलकर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की और मौत के असली कारणों को छुपाकर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सरकारी सहायता राशि को हड़पा। बिलासपुर में सर्पदंश से हुई मौतों के नाम पर करीब 17 करोड़ 24 लाख रुपए के मुआवजे का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि जिले में 431 मौतें सर्पदंश से होना दर्शाया गया, जबकि इनमें से कई मामलों में मौत का वास्तविक कारण कुछ और था। इस मामले में पुलिस ने एसडीएम कार्यालय के बाबू नरेंद्र कौशिक, गरीब राम बिंजवार और तहसील कार्यालय के क्लर्क हरिशंकर राठौर को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की मौत को सर्पदंश बताकर 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई। ये देखिए, सर्पदंश के मामलों में कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, उसमें 17 ऐसे प्रकरणों की जांच करके पुलिस को एफआईआर करने के लिए भेजा गया था, जिसमें कि 16 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी रजनीश सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सर्पदंश मुआवजे में बड़ी धोखाधड़ी का पता चला है, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर 17 संदिग्ध मामलों की गहन जांच की गई। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के तार वकील, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी और पुलिस विभाग के एक होमगार्ड तक जुड़े थे। आरोपी पहले से ही मृतक के परिजनों को गुमराह कर उन्हें मुआवजे का लालच देते थे, जिसके बाद यह पूरा सिंडिकेट फर्जी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर सरकारी राशि को बंदरबाट कर लेता था। और एक प्रकरण जो है जिसमें कि अपराध के कंपोनेंट नहीं है, उसमें नेग्लिजेंसी ही सिर्फ आ रही है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो 16 प्रकरणों में अपराध दर्ज किया गया है। उनमें विभिन्न विवेचना में अनेक अलग अलग कोऑपरेटिव एविडेंस, रेलिवेंट एविडेंस जो भी मिले हैं, जिसमें कि 11-12 जगहों पर रेड की गई है और जहां पर कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, सील, ठप्पा, ये सब जो भी इसमें तैयार की गई थी, कागज़, पेपर, डायरियों में दर्ज किया गया हुआ है सभी प्रकरण कि कौन से प्रकरण किससे संबंधित है, किसमें कितना क्या किया गया है, कैसे अकाउंट खुलवाया गया, जो बेनिफिशरी है उसका अपने नाम से उसके नाम से अकाउंट जाके बैंकों में फ़र्जी तरीके से खुलवा लिए गए और फ़र्जी तरीके से उसको ऑपरेट भी किया गया और बेनिफिशरीज़ को बता कर कि भाई आपके परिवार के व्यक्ति की मौत जो है वो किसी अन्य कारणों से हुई है, लेकिन हम उसको सर्पदंश का बना के आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा। और बाकी डॉक्टर्स और जो एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई प्राइवेट ड्राइवर है गोविंद विश्वकर्मा, उसको इसमें महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है। तो ऐसे 3 नेक्सस समझ में आए हैं। नंबर 1 पहले एक हीरा खांडेकर है वकील, और उसका मुंशी मनहर, और उसी के साथ एक बैंक का एम्प्लॉई है आशीष, और साथ ही साथ में जो इसके लाभार्थी हैं वो, और एक है वस्त्रकार, वो भी वकील है और मुंशी है, और इसमें एक डॉक्टर प्रियंका सोनी हैं जो कि अभी अरेस्ट हुई हैं, और एक केस है जो कि एक कांता साहू है, वो भी वकील है, और उसमें भी मामला दर्ज किया गया है और उसमें भी अरेस्टिंग की गई है। और एक डॉक्टर सिम्स का और है जिसके कि वो सामने आया है कि फर्जी तरीके से उसने पीएम रिपोर्ट तैयार की है, तो उनको भी हमने नोटिस दिया था, लेकिन वो अभी नोटिस मिलने के बावजूद भी वो उपस्थित नहीं हुए हैं और संभवतः वो सिम्स में भी नहीं है और घर पे भी नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने पुलिस से बचना चाह रहे हैं, पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। एसएसपी रजनीश सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस की 11 से 12 स्थानों पर हुई छापामारी में गिरोह की काली करतूतों के बड़े सबूत मिले हैं। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में फर्जी सरकारी मुहरे, स्टैंप, दस्तावेज और डायरिया बरामद हुई है, जो इस संगठित रैकेट का पर्दाफाश करती है। निजी ड्राइवर गोविंद विश्वकर्मा की भूमिका की जांच में उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि गिरोह ने संगठित होकर इस साजिश को अंजाम दिया था और जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
टोटल 17 हमारे पास आई थी शिकायतें, जिसमें 16 प्रकरण एफआईआर दर्ज हुई। एक बात के मामले में जो मुआवजा आदेश तहसीलदारों ने जारी किया है, उसकी कोई जांच चल रही है, कोई कार्रवाई हो रही है? वो चूंकि जो प्रकरण ये तैयार करके फाइलें और प्रकरण बनाकर तहसील ऑफिस में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे, वहाँ से फिर वो प्रकरण एसडीएम और एसडीएम के माध्यम से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था वहाँ से वो चेक जारी होते थे। तो अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई भी हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस अभी नहीं आए हैं जिसमें कि कहीं पर भी तहसील कार्यालय में जो दस्तावेज़ तैयार किए गए हैं वो फर्जी हों। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई नहीं आए, तो इसके लिए लेकिन हम लोग ये एक रिपोर्ट बनाकर केस में जो चीज़ें भी आई हैं वो उनको जिलाधीश को भेजेंगे, जिससे कि ये इस पर कोई भी आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो। अगर नंबर्स में बोले तो कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी टोटल 12 से 13 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और बाकी जो पुलिस पंचनामा जांच करके देते थे डॉक्टरों को, तो वो भी चेंज कर हाँ नहीं, देखिए 2 चीज़ें मैंने बताया। एक तो वो पंचनामा सब फर्जी बना लेते थे साइन करके अपने से, एक प्रकरण। हाँ नहीं, अब दूसरा एक तो ऐसा होता था, दूसरा प्रकरण ऐसा होता था कि जो पंचनामा बनाना है, खबर करना है कि भैया ये डेड बॉडी आई है सिम्स में, तो पुलिस के आने के पहले ये लोग एक राय होकर वो बेनिफिशरी जो रहता था उसको ही बोल देते थे कि आप स्नेक बाइट बता देना, सांप ने काटा है। जब पूछा जाता है ना, 100 परीक्षण किया जाता है तो कि क्या हुआ था, क्यों मरा है, तो वो बता देते सांप ने काटा है। और जो गवाह रहते थे उन्होंने भी, उनके द्वारा भी ये बता दिया जाता था। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये बॉडी पहुंचती थी तो जो बेनिफिशरी है, जो प्रार्थी पक्ष उस समय जिसके परिवार का व्यक्ति डेथ होके गया वहाँ पर, उसकी बॉडी गई है, उसको थोड़ी पता है कि ये खांडे और ये लोग को कैसे संपर्क करना है। तो वहाँ पर एक कोई होमगार्ड का, पुलिस का जो सैनिक है वो इनके नेक्सस में था, तो वो इनको फ़ोन कर देता था। इन लोगों के पहले से ये प्लानिंग रहती थी, तो वो फ़ोन कर देता था और वो उनको बुलवा लेते थे। तब वो लोग जाके सेट कर लेते थे पहले, इसके बाद पुलिस वालों को बुलाया जाता था कि इसका पंचनामा करना है, 100 पंचनामा करना है। इस घोटाले के तार वर्ष 2025 में बिल्हा थाना क्षेत्र से जुड़े पहले मामले से मिलते हैं, जो अब 17 करोड़ के महा घोटाले में बदल चुका है। जांच में अब तक डॉक्टर, वकील, बैंक कर्मी और कर्मचारियों सहित कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि मास्टरमाइंड अधिवक्ता श्रवण वस्त्रकार की तलाश जारी है। पुलिस की विशेष टीम अब सिम्स समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टरों और कई राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। एसएसपी के अनुसार जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल मंडल के खोंगसरा रेलवे स्टेशन का कुछ दिन पुराना मारपीट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोकल ट्रेन में खाद्य सामग्री बेचने वाली महिला और स्टेशन के कैंटीन संचालक के बीच विवाद मारपीट में बदलता दिखाई दे रहा है। घटना पुरानी होने के बावजूद वीडियो वायरल होने के बाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है। जानकारी के मुताबिक लोकल ट्रेन में खाद्य सामग्री बेचने को लेकर स्थानीय महिलाओं और कैंटीन संचालक के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। खोंगसरा स्टेशन पर पहले भी चाकूबाजी जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आरपीएफ पेंड्रा ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक,
नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर केंद्रीय जेल में कैदियों की लगातार हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां सोमवार को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा काट रहे 31 वर्षीय कैदी प्रभु कुमार मनहर की दुखद मृत्यु ने जेल प्रशासन की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के विद्याडी टांगर निवासी मृतक कैदी पिछले कुछ दिनों से सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था और 15 जुलाई से उसका जेल अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन सोमवार को अचानक हालत बिगड़ने पर उसे गंभीर अवस्था में सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल अधीक्षक के अनुसार मौत के स्पष्ट कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने के भीतर जेल में हुई यह चौथी मौत है, जिसमें 1 हत्या का मामला और 3 अन्य मौतें बीमारी या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसने जेल प्रबंधन की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब जेल की स्वास्थ्य सुविधाओं व निगरानी व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की मांग जोर पकड़ने लगी है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत चुचुहिया पारा रेलवे अंडरब्रिज के पास देर रात 2 पक्षों के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों ओर से जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस अचानक हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में उपचार के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल सिरगिट्टी पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और घटना के कारणों व इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। के साथ में मैं घर पे सो रही थी, मेरा लड़का ऑटो चलाने गया रहा, वहाँ से ऑटो चला के घर आ रहा था खाना खाने के लिए। तो वो जो है लेमस पर रहते हैं उन लोग 7-8 भाई होते हैं, 3-4 बहन होते हैं। उन लोग सब मेरे घर के सामने रोड में मेरे बेटा को बहुत मारे हैं, चाकू और डंडा, राड, हॉकी, जिसके हाथ में जो सामान था उससे मारे मेरे बेटा को। तो बहुत जोर चाकू लगा है सर को अलग, सर में टाका लगा है, सर फट चुका है, पीठ में चाकू पड़ा है। बहुत। क्या नाम से हुआ झगड़ा? किराया की वजह से ऑटो चलाता है, बैठ के आया, किराया नहीं दिया वो। अच्छा, ऑटो का किराया नहीं पटा है? हाँ, नहीं, मतलब वो किराया नहीं, मतलब सवारी है वो। सवारी उतरा है, बोलता है पैसा मांगा तो नहीं दिया, तो इस कारण में विवाद हुआ इनका। कितना चाकू लगा? चाकू पीठ में 2 लगा है और यहाँ पर 3-4 चाकू लगा। क्या नाम है इनका, मरीज का? मोहम्मद समीर। ये ऑटो में सवारी बिछाने या उसके पेमेंट को नाम के लेके दोनों पक्षों में जो सिरगिट्टी थाना क्षेत्र चुचुहिया पारा में विवाद हुआ था देर रात में, और फिर दोनों ने ही एक दूसरे पर नुकीले हथियार से वार किया था। मामले में थाना सिरगिट्टी में दोनों ही पक्षों को मुलायजा कराया गया है और उसमें आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिफरा के यदुनंदन नगर में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक बेकरी में खाद्य पदार्थों पर थूक लगाकर बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर भारी हंगामा किया और खुद को हिंदू बताकर दुकान संचालित कर रहे धर्म विशेष से जुड़े आरोपी बाप बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कृत्य न केवल घोर अस्वच्छता का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, जिसके चलते उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिरगिट्टी पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और गहन जांच में जुट गई है। वहीं इलाके में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है। पर हमको जानकारी मिली थी कि तिफरा यदुनंदनगढ़ क्षेत्र में एक बेकरी की दुकान है, जहां पर एक दुकानदार लोगों को थूक करके सामान देता था और अपना नाम आरव सिंह ठाकुर बताता था। जब हम बाद में कार्रवाई करने पहुंचे तो हमको पता चला कि वो आरव सिंह ठाकुर नहीं, बल्कि वो तो रेहान खान नाम, एजाज खान नाम का आदमी था। वो मुस्लिम युवक था और पूरा परिवार उनका मुस्लिम था। वो लोग हिंदू बन करके वहाँ पर कई सालों से लगातार व्यापार कर रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे। हमने तो
लव जिहाद का मामला भी सुना था, यहाँ तक कि लैंड जिहाद का भी मामला सुना था। अब ये बाजार में नया मामला है कि थूक जिहाद, ये लोग सामानों में थूक करके दे रहे हैं और अपना नाम को, अपने व्यापार को चमकाने के लिए अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगा करके ये लोग इस तरह के धंधा कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये यदुनानगर तिफरा का मामला है। इसमें एक मुस्लिम युवक हिंदू नाम बताकर यहाँ पे अपना व्यापार चला रहा था, बेकरी शॉप, और हम लोग को कुछ हिंदू संगठन के द्वारा सूचना मिला कि वहाँ पे थूक कर सामान बेच रहा था। जिसकी सूचना मिलते ही हम लोग वहाँ पे गए और उससे पूछताछ करने पर बताया कि हाँ मैं बेचता था, और बोलता है मैं पागल हूँ। उसी की शिकायत को लेकर आज सिरगिटी थाना हम लोग आए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर बैसवारा रजक समाज द्वारा सोमवार को पारंपरिक आषाढ़ी पूजा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस धार्मिक आयोजन में समाज की बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। सुबह इमलीपारा स्थित बैसवारा रजक समाज भवन पूजा स्थल पर विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न की गई। इसके बाद समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो इमलीपारा से होते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से निकलकर समाज भवन के समीप, जहां धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भक्ति गीतों और जय घोष के साथ शामिल रहे। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि आषाढ़ी पूजा बैसवारा रजक समाज की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में से एक है, जिसका आयोजन हर वर्ष गुप्त नवरात्र के दौरान श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। उनका कहना था कि इस पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है और इससे समाज में एकता, भाईचारा तथा सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूती मिलती है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में केवल बैसवारा रजक समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग भी शामिल होकर पूजा अर्चना करते हैं और शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। आयोजन शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मैं प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को आषाढ़ माह की और बैसवारा रजक समाज के द्वारा जो आषाढ़ी पूजा की महामारी माई शमशान वासनी की जाती है, उसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों और नगरवासियों की मंगल कामना, शुभकामना और उत्तम खेती और वर्षा के लिए पूजा की जाती है। और विगत ये बैसवारा रजक समाज का आषाढ़ी पूजा का 100 साल का इतिहास रहा है। कब से मनाते आ रहे हैं? ये विगत हमारे जो पूर्वज है 100 साल सवस 120 साल का इसका इतिहास रहा हुआ है। और ये जो हमारा बैसवारा रजक समाज है, इस मरी माई की जो आषाढ़ी पूजा है उसको हर वर्ष आषाढ़ माह में हर्षोल्लास से मनाता है। क्या क्या किया जाता है? क्या इसमें मंगल कलश लेके महिलाएं निकाली जाती है। कलश निकला जो हमारी भवन है इमलीपारा में, कार्यालय हमारा भवन है, वहाँ से निकल करके बाजा गाजे के साथ में शमशान वासनी मरी माई माँ के स्थान पे जाती है और वहाँ पूरा श्रृंगार के साथ में मरी माई का पूजा आराधना किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। सारी व्यवस्थाओं और कार्यकारिणी की सबका सहयोग रहता है और सभी समाज के जितने सदस्य माताएं बहनें सभी इस आषाढ़ पूजा को मिलजुल कर और हर्षोल्लास के साथ मनाती है। बैसवारा रजक समाज हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी आषाढ़ी पूजा आज 20 तारीख को बैसवारा भवन में करते हैं और ये विगत वर्षों से चली आ रही परंपरा है। जो हमारे पूर्वज लोग करते थे उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग भी करते आ रहे हैं। और ये अच्छे वर्षा के लिए महामारी ना हो और सबका कल्याण हो, पूरे देश का कल्याण हो, इसलिए ये पूजा माँ बंजारी की पूजा की जाती है। समस्त देशवासियों को आषाढ़ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और रजक समाज एवं बैसवारा रजक समाज सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को आषाढ़ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बिलासपुर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से 20 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर में सहायक संचालक मूल पद प्राचार्य के रूप में कार्यरत डॉक्टर अजय कौशिक को तत्काल प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर से जारी
जारी इस आदेश के अनुसार यह अंतरिम व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि विभाग द्वारा इस पद पर किसी अधिकारी की स्थायी या नियमित नियुक्ति नहीं कर दी जाती। शासन का यह निर्णय जिले के शैक्षणिक और विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आने देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे डॉक्टर कौशिक के नेतृत्व में विभागीय गतिविधियों का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। आज के मेरे इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होगी अगले बुलेटिन में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।